हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका फतेह सीरीज का डे 36 होगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखांकन। यहाँ पर वीडियो केवल आज ही नहीं होगी, कल ही नहीं होगी। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ना होकर एक अपने आप में, आपको भी पता है, आप अकाउंट्स के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ही, वैसे तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, बट एक इसका सेपरेट बुक होती है, सेपरेट सिलेबस होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि हम इसको एक ही वीडियो में कवर कर सकें। तो यहाँ पर इसकी 4 और 5 वीडियो हो सकती हैं। तो 4-5 वीडियो में आपको लागत लेखांकन ही होगा। लेकिन ये जो डे आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे डे आ रहा है आपका 36, तो यहाँ पर आपका डे चेंज होता रहेगा। 37 भी होगा, 38 भी होगा, 39 भी होगा, 40 भी होगा, 41 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर कि अब कब फिनिश होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज वी नीड्स योर सपोर्ट एंड योर सपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। आपको केवल हम करना है, आपको और कोई नुकसान नहीं होना। प्लीज हम आप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह के काम करने में। लेकिन अच्छा लगता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर डेली इंक्रीज होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स मतलब लागत के तत्व क्या होते हैं? मटेरियल होता है, या लेबर होता है। मटेरियल, लेबर, ये आर है। लेबर होता है, एक्सपेंसेस होता है, या सभी होते हैं? देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वो होगा आपका डी, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है कॉस्ट की। किसकी बात आ रही है यहाँ? कॉस्ट की। और कॉस्ट में देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको मटेरियल लाना पड़ेगा। मटेरियल लाएंगे आप, मान लेते हैं आप जैम बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या लाएंगे? शुगर लेकर आएंगे। उसके लिए फ्रूट्स लेकर आएंगे। फिर लेबर भी देंगे उसको बनाने की। उसके बाद कुछ और भी एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, जैसे हो सकता है आपको फ्यूल लाना पड़े, फ्यूल का भी एक्सपेंसेस हो रहा है। तो ये सभी किसके तत्व आ जाएंगे? तब जाकर आपकी पता चलेगी कि कॉस्ट कितनी है। तब जाकर आप कॉस्ट लगा सकते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी आई है। इसलिए आपका मटेरियल हो, लेबर हो, या एक्सपेंसेस हो, ये सभी क्या होते हैं? लागत के तत्व होते हैं, मतलब एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट को बढ़ाना, या डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स एंड सर्विसेज के जो डिटरमाइन करना है सेलिंग प्राइस, क्या उसको देखना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये बताना है। जो आपने गुड्स बनाया है या सर्विस प्रोड्यूस की है, क्या उसका सेलिंग प्राइस बताना होगा, उसका पर्पज, उद्देश्य कॉस्ट अकाउंटिंग का। या प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि वो सही डिसीजन ले सके मैनेजमेंट, तो उसके लिए प्रोवाइड करानी है इंफॉर्मेशन। या हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड, या फिनिश गुड की या हेल्प इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, जो आपका माल बनकर तैयार हुआ है उसकी जो इन्वेंट्री थी, स्टॉक था, उसकी वैल्यूएशन करना। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन होगा सही। सही ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मैनेजमेंट को चाहिए कि आखिर कितने की कॉस्ट आई है, कितने का इसको सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, कब इसको बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग ही प्रोवाइड कराएगा मैनेजर को। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट which are not affected by the change in the quality of the production, प्रोडक्शन की क्वालिटी को, लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है, जो किसको प्रभावित नहीं करती है? तो यहाँ बात किसकी हो रही है? बात हो रही है कि देखिए, अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हैं या आप 800 यूनिट बना रहे हैं, तो 800 की जो कॉस्ट है वही 1000 की कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किससे? क्वांटिटी से। किससे? क्वांटिटी से, मात्रा से। आप 1000 वस्तुएं बनाए या 800 बनाए,
तो ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसका फर्क इससे नहीं पड़ेगा? तो वो होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मान लेते हैं आप, अभी मैं किसकी जैम की बात कर रहा था, आपने जैम बनाए हैं, मान लेते हैं 1000 आपने डब्बे बनाए हो या 800 डब्बे बनाए हो, लेकिन जो मशीन है फिक्स कॉस्ट, जो मशीन की कॉस्ट है फिक्स, या लैंड की जो कॉस्ट है जो आप किराया दे रहे हो, चलो मान लेते हैं किराए की बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका फर्म है और इस फर्म को आपने ये बनाया हुआ, जो फर्म पर आपने का जो ये फैक्ट्री है, इसमें ये किराए की फैक्ट्री है। ठीक है, इस फैक्ट्री में आप चाहे 1000 रुपए की वस्तुएं बनाए, 1000 वस्तुएं बनाए, 800 वस्तुएं बनाए या 900 वस्तुएं बनाए, किराया तो बराबर ही होगा, रेंट तो बराबर ही होगा। तो रेंट किस में आ जाएगा? आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है? वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है जो आपकी एक यूनिट 100 यूनिट पर अलग होगी, 1000 यूनिट पर अलग होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कौन सी कॉस्ट होती है, इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आप यदि 800 यूनिट बना रहे हैं और आप यूनिट बनाना शुरू कर दें 801, तो आपने एक यूनिट बनाने में फालतू कितना खर्च आया है, ये होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागत लेखांकन है तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट होती है, नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं अभी आपको थंबनेल के बारे में बता रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही कॉस्ट एक पार्ट होता है। ठीक है, तो किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The expenses which are recorded in the book after the expenditure in is incurred but before the profit is earned are called। देखिए प्रॉफिट कमाने से पहले, लेकिन जो आपकी बुक्स तैयार हुई हैं, बुक्स आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, खर्चा होने के बाद, तो लागत जो व्यय होने के बाद, खर्चा तो हो गई, लेकिन लाभ की प्राप्ति होने से पहले पुस्तकों में लिख दी जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? क्या उनको टोटल कॉस्ट कहते हैं, सर्टिफाइड कॉस्ट कहते हैं, अनफिनिश्ड कॉस्ट कहते हैं, या आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं? तो इनको बोलते हैं अनफिनिश्ड, मतलब असमाप्त लागत। तो असमाप्त लागत कौन सी लागत होती है? जो प्रॉफिट, लाभ की प्राप्ति से पहले की जाती हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी असमाप्त लागत या अनफिनिश्ड कॉस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। The study of the economic condition of the worker of the factory, a holistic approach will be used। तो किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होंगे। तो अगर हमारे जो समग्र हैं, कैसे समग्र है, कैसी हमारी अप्रोच है, जो अध्ययन कर रही है किसका? आर्थिक स्थिति का, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का। तो वो कौन होंगे? ऑफिसर ऑफ द लेबर यूनियन, या ओनली मैरिड मैरिड एम्प्लॉय होंगे, या ओनली एजुकेटेड एम्प्लॉयड होंगे, ये सभी होंगे। तो यहाँ सभी मजदूर होंगे। ये क्या होंगे? सभी मजदूर होंगे, जिसके बारे में उसकी आर्थिक स्थिति का पता करेंगे या पता करने वाले होंगे, वो सभी मजदूर होते हैं, उसमें मजदूरों को अलग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन, लागत लेखांकन का उद्भव हुआ था, तो किससे हुआ था? आउटकम्स ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ फाइनेंशियल आउटकमिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए लागत लेखांकन का उपयोग हुआ था, या प्रबंधकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए हुआ था, या प्रमाप लागत की कमियों को दूर करने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ए। जो फिनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वित्तीय लेखांकन की जो कमियां थी, क्योंकि वो कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करती, कॉस्ट में क्या चेंज हुआ उसको रिकॉर्ड नहीं करती, इसलिए किसका जन्म हुआ? तो ये जन्म हुआ आपका कॉस्ट का। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट इन इंडिया लोकेटेड एज, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ द कोस्टिंग इज यूज टू इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में लागत निर्धारण का कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोड्यूसर कॉस्टिंग, या ग्रुप कॉस्टिंग? तो सही आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो परिचालन लागत निर्धारण होता है, उसको यूज किया जाता है हॉस्पिटल में या अस्पतालों में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल यूटिलाइजेशन रेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग। किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होती है? तो वो होती है मैक्सिमम लिमिट का, मिनिमम लिमिट का, रिकॉर्डेड लेवल का, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव। या तो आप अधिकतम सीमा देख रहे हैं, या आप न्यूनतम सीमा देख रहे हैं, या पुनः आदेश स्तर देख रहे हैं। इन सभी में जरूरत होती है किसकी? आपकी सामग्री के उपयोग की दर की जरूरत होती है। ठीक है, क्या रेट है आपके सामग्री के उपयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली एप्लीकेबल इन सिचुएशन वेयर। लागत प्लस ठेके सामान्यतः उन दशाओं में लागू होते हैं जहां पर कोस्ट एस्टिमेशन कैन बी डन इजीली, लागत का अनुमान सरलता से किया जा सकता हो। वहां पर उन दशाओं में लागत योग प्लस ठेके सामान्यतः लागू होते हैं, या जहां पर ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि अर्जित करना चाहता है, या अग्रिम शुद्ध लाभ गणना संभव नहीं होती जहां, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट इन एडवांस। जहां एडवांस में नेट प्रॉफिट करना आसान नहीं होता है, वहां पर लागत प्लस ठेके इनका ये एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ये अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीरियोडिक कॉस्ट मीन्स जो आवधिक लागत होती है उसका आशय क्या होता है? प्राइम कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट से, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट से? तो ऑप्शन सही होगा आपका फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को पीरियोडिक कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रेंट की बात हुई थी, तो रेंट पीरियड देखता है। एक महीने का जो भी रेंट होगा आपको देना पड़ेगा। फिर उसमें बस वो पीरियड देख रहा है कि 1 महीने का रेंट है या 2 का। आप वो ये नहीं देख रहा कि गुड्स की यूनिट कितनी बनी है, 1000 बॉक्स बने हैं या 2000 बॉक्स बने हैं, वो नहीं देखता। फिक्स कॉस्ट तो लगती है। ठीक है, इसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं, जैसा कि आपका रेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। जो लागत लेखांकन है किस पर आधारित होती है? सिंगल एंट्री सिस्टम पर होती है, इंडियन बुक कीपिंग पर होती है, डबल एंट्री सिस्टम पर होती है, या नन ऑफ द अबव। मतलब इकेरा लेखा प्रणाली, भारतीय बहीखाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। किस पर आधारित होती है? तो ये होती है आपकी डबल एंट्री सिस्टम पर, दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इन केस ऑफ द इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ओवर पीरियड। मुद्रा स्फीति की दशा में रहतियों का मूल्य अधिक निर्दिष्ट किया जाता है। कौन से मेथड में? लीफो में, फीफो में। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सी उसमें मूल्य अधिक निर्देशित किया जाता है? लीफो में, फीफो में, या वेटेड एवरेज में, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस इज राइजिंग द स्टॉक शुड बी वैल्यूड। जब मूल्य में वृद्धि हो रही हो तो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, जब महंगाई हो रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक का आप मूल्यांकन किस में करेंगे? फीफो में, लीफो में, या जनरल एवरेज मेथड से, या वेटेड एवरेज मेथड से? तो आप तब करेंगे आपका लीफो में, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में तो आई है, जो लास्ट में तो इन हुई है, और पहले उसको जाना है, फर्स्ट आउट होगी, तो उसको आपका कौन सा मेथड होगा? आपका लीफो होगा। महंगाई में, महंगाई है तो ले लो लीफो, लीफो ले लो, लीफो ले लो। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं महंगाई में जब रेट बढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ बोनस अंडर द हेल्से प्रीमियम मेथड। जो हेल्से प्रीमियम विधि है उसके अंतर्गत बोनस की अधिकतम कितनी दर कितनी है? तो दर कितनी है? 25%, 30 सही 1/2%, 33 सही 1/3%, या 50%? तो सही होगा आपका 50%। अधिकतम 50% से ज्यादा आपका कमीशन नहीं हो सकता है। ठीक है, किसका? बोनस वाला। बोनस की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस्ट ऑडिट इज कंपल्सरी इन। लागत अंकेक्षण अनिवार्य होता है, तो किसके लिए जरूरी है?
किसके लिए अनिवार्य है? रिटेल ट्रेड के लिए, ट्रेडर के लिए, फुटकर व्यापारी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, निर्माणी कंपनियों में, या माइंस खदानों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मतलब निर्माणी कंपनी होती है, वहां पर आपको जरूरी होती है कोस्ट की ऑडिट कराना। क्या कराना? ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। कहां पर? जो निर्माणी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑडिट मीन्स लागत अंकेक्षण का आशय होता क्या है? लागत अंकेक्षण किसको कहते हैं? ऑडिट बाय द अकाउंटेंट, लागत लेखपाल द्वारा अंकेक्षण, या ऑडिटिंग द कॉस्ट अकाउंट्स, या लागत खातों का अंकेक्षण, या ऑडिट द कॉस्ट गुड्स प्रोड्यूस, या उत्पादित माल की लागत का अंकेक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं आपका सी, ऑडिट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब जो आपने उत्पादन किया है, उत्पादित माल है, उसकी लागत का अंकेक्षण। आपको उसकी लागत का अंकेक्षण कराना है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट टोटल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, कुल लागत का संयोजन होती है। किसका संयोजन होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मतलब लागत लागत, उत्पादन लागत, बिक्री और वितरण उपरिव्यय, या फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री उपरिव्यय एवं शासकीय उपरिव्यय, या प्राइम कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मूल लागत एवं बिक्री तथा वितरण उपरिव्यय, या इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, प्लस आपकी सेलिंग में कितना खर्चा हुआ, प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूशन में कितने ओवरहेड्स हुए हैं, इन सब के टोटल को कुल लागत का संयोजन कहा जाता है। ठीक है, कुल लागत में क्या होता है? कुल लागत किसका कॉम्बिनेशन होता है? कुल लागत में जो टोटल कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट में ये सब आते हैं कि कॉस्ट कितनी थी, सेलिंग कॉस्ट कितनी थी, आपका अदर ओवरहेड कितने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट आर द पार्टली फिक्स्ड एंड पार्सली वेरिएबल विद द रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, लागतें उत्पादन के संबंध में आंशिक रूप से अचर एवं आंशिक रूप से चर होती हैं। तो प्रत्यक्ष इन इनडायरेक्ट में होती हैं, ओरिजिनल मूल में होती हैं, या वर्क कार्य के अकॉर्डिंग होती है, या आपका एडवर्टाइजिंग विज्ञापन में होती है, या सेमी वेरिएबल में होती है। तो सही आंसर होगा आपका ए, सेमी वेरिएबल्स। अर्धचर में आपकी क्या होती है? यहाँ पर आंशिक रूप से तो अचर और आंशिक रूप से चर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following does not have a curve in the shape of the English letter U? कह रहे निम्नलिखित में से किसका वक्र इंग्लिश लेटर यू की आकृति, यू की आकृति कैसी होती है? इस तरह की। ये क्या है? यू। इंग्लिश में इसको यू कहते हैं। तो इसकी आकृति किसकी नहीं होती है, ये पूछा गया है। एबीसी की, एएफसी की। एबीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या एवरेज फिक्स कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट, या आपका ऑल आर करेक्ट, ये सभी करेक्ट हैं। तो सही आंसर होगा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसकी यू आकृति क्यों नहीं होती है? देखिए, अगर आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ में आप फिक्स कॉस्ट देखेंगे तो इसका ग्राफ हमेशा सीधा ही रहता है फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का, एफसी का ऐसा ही रहता है, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी हो। लेकिन जो आपकी वो होती है कॉस्ट, जो होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन आपकी जो कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आपकी ऐसी ही रहती है। कौन सी? एवरेज फिक्स कॉस्ट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप ज्यादा माल बनाए या कम माल बनाए, ये सीधी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ द CIF, CIF का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फॉरेन फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, या कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्रेट, या कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा आपका कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, सही ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट एट द टाइम
the amount at any given volume of the output by which aggregate costs are charged. If the volume of the output is increased or decreased by 1 unit can be otherwise termed as उत्पादन की किसी भी दी गई मात्रा पर वह राशि जिसके द्वारा कुल डाक चार्ज द्वारा किया जाता है या उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि या कमी होती है तो इसे अन्यथा कहा जा सकता है। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, मार्जिनल होती है, फिक्स्ड होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो आएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट होगा आपका, जैसे आपने 10 यूनिट बनाई और 10 यूनिट में आपके 20 रुपए लगे, आपने यूनिट बढ़ा दी ज्यादा, अब की बार आपने 11 यूनिट बनाई है और 11 यूनिट में आपके लग रहे हैं 22 रुपए। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आ रहा है 2 रुपए का, ठीक है, ये जो 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, वैसे ये, हाँ ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, निश्चित लागत में प्लस या माइनस लाभ हानि कर दोगे तो बराबर क्या आएगा? परिवर्तन लागत आएगा, सीमांत लागत, योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका कंट्रीब्यूशन, योगदान। कंट्रीब्यूशन आएगा आपका। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? यदि आप निश्चित लागत में प्लस या माइनस कर देते हैं, लाभ को प्लस कर देते हैं और हानि को माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट को ऐड कर दो या लॉस को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगे स्टैंडर्ड इज द कोस्ट अकॉर्डिंग इज ऑल्सो नोन एज, मतलब बीओजीवाई। लागत लेखांकन में बोगी बीओजीवाई नामक को किस नाम से भी जाना जाता है? बेसिक स्टैंडर्ड से, आइडल स्टैंडर्ड से, या अटेनेबल स्टैंडर्ड से, या नन ऑफ द अबाउट। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, सही आंसर होगा आपका इसका ए, बेसिक स्टैंडर्ड्स, मतलब जो बुनियादी मानक होते हैं उन्हीं को आपका बोगी क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।